पुरस्कार का मुझे तो कोई आभास ही नहीं था कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। और जब मिला है तो मैं एक तो भगवती वैष्णवी माँ का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। समाज को यदि आपने ठीक प्रकार से बनाना है, और समाज तभी ठीक हो सकता है कि हम अपने आप को पहले ठीक करें और अपने में किसी प्रकार की कोई ऐसी कुरीति, कोई बुरा रिवाज न रहे, हम में कोई दुर्व्यसन न रहे। बच्चे जो हैं ये हमारे भारतवर्ष का भावी कर्णधार हैं, और यदि ये व्यवस्थित हो गए, युवा वर्ग जो है ये व्यवस्थित हो गया, तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक टुडे में आज हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के जाने माने स्कॉलर, संस्कृत ज़बान का जाना माना चेहरा, साल 2009 में राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल करने वाले और साल 2021-22 में पद्मश्री हासिल करने वाले प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी। शास्त्री जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। शास्त्री जी, गर्व की बात है न सिर्फ आपके लिए, मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर जम्मू के लिए, कि एक बहुत बड़ा एज़ाज़, शायद ज़िंदगी में जिस एज़ाज़ का इंतज़ार हर किसी को रहता है, और ये उस समय आपको मिला जब आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक भाषा को दी, और आप संस्कृत के साथ जुड़े भी रहे। संस्कृत यूनिवर्सिटी में आपका एक अच्छा टेन्योर रहा। उसके बाद आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ जुड़े रहे। तो ये सफ़र, थोड़ा सा अगर हम इस पे रोशनी डालें, पद्मश्री तक का सफ़र, तो कैसा रहा ये सफ़र? ऐसा है कि सर, मेरा जन्म जो है वो उधमपुर ज़िला, रामनगर तहसील और घोरड़ी और कसुरी गांव का है। मेरे पिताजी ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान थे और गायत्री के परम उपासक थे, और उन्होंने मुझे पढ़ाने में प्रवृत्त किया। तो मुझे ये पता नहीं है कि मैं कब से पढ़ रहा हूँ, लेकिन 3 साल का जब था तो एक कोश होता है, डिक्शनरी होती है हमारे संस्कृत में, तो अम्रकोश उसको बोलते हैं। अम्रकोश में पढ़ता था। उस समय मुझे ये आभास हुआ कि ये कोई पढ़ाई है। याद करता था, सुनाता था, और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे कोई 10 साल तक, 11 साल तक ये ऐसे बड़े दुरूह ग्रंथ, वेद जैसे वेद है, तो वेद के मंत्र संहिता, रुद्राष्टाध्यायी, ग्रह याग इत्यादि ये बिल्कुल कंठस्थ करवा दिए। ज्योतिष के ग्रंथ जो थे वो बृहद जातक है, होरा चक्र है, नीलकंठी है, ये उन्होंने कंठस्थ करवा दिए। दर्शन शास्त्र का तर्क संग्रह है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, वो उन्होंने कंठस्थ करा दिए। साहित्य दर्पण आदि जो साहित्य के ग्रंथ हैं वो कंठस्थ करवा। छंदाश, मतलब उन्होंने मेरी प्रवृत्ति जो थी वो ऐसी बनाई, ऐसी उन्होंने मेरी नींव रखी कि आज इस समय यदि हम कोई शास्त्री करते हैं या हमारे बच्चे, हमारे शिष्य शास्त्री करते हैं, तो एक विषय को लेकर करते हैं। हमने 6 विषयों को लेकर के शास्त्री की है। ये मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझता हूँ, और ये कारण जो है वो उसमें चातुर्य जो है, उसमें जो बढ़ाई जो है वो पिताजी का दिन है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं से शुरू हुई, और वो बहुत गायत्री के परम उपासक थे। मेरी माता जी भी परम उपासक थी, और उनकी तपस्या का भी फल मैं ये समझता हूँ कि उनकी तपस्या का फल है। वैसे तो जितने भी आप जैसे जितने भी महानुभाव जम्मू कश्मीर में हैं, जिनकी मेरे प्रति आस्था है, श्रद्धा है, सद्भाव है, वो सभी इस मुबारक के समय में उसके हकदार हैं। क्योंकि सबका श्रेय जब मिलता है, सबका आशीर्वाद, सबकी सहानुभूति, सद्भावना मिलती है, तो वो एक पुंज के रूप में इकट्ठी होती है। मैं समझता हूँ वही पुंज जो है वो मुझे प्राप्त हुआ है। फिर वहाँ से मैं एक बार की मैं थोड़ी सी घटना आपको सुना दूं। वो घटना ऐसा है कि मेरे पिताजी जब त्रिकाल संध्या करते थे, तो एक दिन बार मुझे बावली में, बावलियाँ होती हैं गांव में, मेरे ख्याल में शायद आप जानते बिल्कुल, जैसे पानी रहता है। हाँ, पानी रहता है। तो बावली पर ले गए और उन्होंने कहा कि मैंने संध्या करनी है, तुम भी चलो। हालांकि मुझे वो बावली पर लेने नहीं जाते थे, घर में ही स्नान करवा देते थे तब तक। तो मैं गया वहाँ पर, तो उन्होंने अपनी संध्या की, पूजा पाठ किया, और मुझे पीपल का वृक्ष था वहाँ पर बैठा दिया। तो इतनी देर में क्या हुआ सर कि जो उन्होंने वो माला पकड़ी हुई है और जप कर रहे हैं, तो उनके आगे इतनी सी जगह थी, और उस जगह पर एक घोड़ा सफ़ेद रंग का और एक उसके ऊपर बैठी हुई लड़की
कोई देवी समझ लो, कन्या समझ लो, उसको बड़ी दिव्य तेज से युक्त वो वहाँ पर हो। और इतनी जितनी देर से मैंने आज ये बात चलाई, इतनी देर में वो गायब भी हो गए। तो पिताजी ने अपना वो पूजा पाठ समाप्त किया, तो माला ली, प्राणायाम किया, उसको माला छोड़ा, उसके बाद मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा चलो। तो मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी, ढकी ऐसी थी पत्थरों की, तो उन्होंने कहा चलो। तो मैंने कहा वो लड़की और घोड़ा कहाँ है, कहाँ गए? उन्होंने कहा चलो 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 चलो। फिर दूसरी बार मैंने उनको पूछा तो फिर कहा नहीं चलो। फिर मैं ऊपर जा करके जब उनको कहा, मैंने वो कहाँ गया घोड़ा और लड़की, उन्होंने कहा खुद पता चल जाएगा चलो। बस इतनी बात, मैं उनसे ज़्यादा बोल नहीं सकता था और मार उनसे ज़रूर खाता था, पढ़ता उनसे ज़रूर था, लेकिन बातें मैंने जीवन में बड़ी मुश्किल से कोई सारी कुल मिला करके की होंगी। 21 साल तक कोई 2 घंटा कुल मिला करके बात की होगी, लेकिन वो मुझे हर समय 4 बजे सुबह उठाते थे और सारा दिन पढ़ाई में प्रवृत्त रहते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे जम्मू में रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय में, जहाँ पर उसके धर्मास ट्रस्ट का एक महाविद्यालय था और जहाँ पर बहुत बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए भी आते थे, जहाँ के बच्चे पढ़ करके बाहर विदेशों में भी जाते थे। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने वहाँ पर जब मैं दाखिल हुआ तो यही उस समय ये होता था कि मैं क्लास में जब बैठा और क्लास में मेरे से सारे बच्चे बड़े थे और मुझे अब ये है कि भाई मैं स्कूल में बड़ा कम पढ़ा हूँ। स्कूल में दूसरी पढ़ करके या तीसरी पढ़ करके मैं आ गया और जहाँ पर जो 10th क्लास होती है उसमें मुझे जाकर के प्रवेश दे दिया उन्होंने, प्रथम 10th और 9th और 10th में। तो सारे बच्चे मेरे से बहुत बड़े थे, तो वो सोचने लगे कि ये जब मेरा इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर हमारे प्रिंसिपल थे परशुराम शास्त्री, बड़े दिग्गज थे वो व्याकरण के, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मूलराज शास्त्री थे उन्होंने, तो उन्होंने मुझे उस क्लास में रख दिया। तो लड़के सारे त्रस्त होने लगे, भी इसको तो सारा कुछ याद है, भी ये इतना कुछ कहाँ से याद हो गया। फिर उसके बाद जब जरा पहली परीक्षा हुई, परीक्षा मैंने कभी दी नहीं थी, एग्ज़ाम कहीं भी दिया नहीं था। तो वहाँ पर पहली परीक्षा, उसमें 3 परीक्षाएँ, त्रैमासिक, षाण्मासिक और योग्यता, और उसके बाद साल में 3-4 परीक्षाएँ होती थी। पहली परीक्षा जब हुई तो मैं उसमें जब रिजल्ट सुनने के लिए गए तो मैंने सोचा मैंने तो सारा कुछ किया है, मुझे सारा कुछ आता है। जब गया तो उसमें मैं एक भी अंक मेरा नहीं था, 0 अंक था उसमें। अच्छा मैं सोचा भी हो सकता है कोई किस प्रकार से क्या है। हमारे गुरुजी थे, वो आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर रहे, पंडित द्वारकानाथ शास्त्री, डॉक्टर द्वारकानाथ शास्त्री जी। तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन बुलाया, उन्होंने मेरा सिर पकड़ा और अपने माथे से उन्होंने जोर से उसको टक्कर लिया। उन्होंने कहा तुमको सारा कुछ आता है और तुमने ये नंबर कैसे तुम्हारे? फिर मैं चुप रहा, मुझे कोई ध्यान नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये लिखा हो तो ये लिखना होता है, ये लिखा हो तो ये लिखना होता है, आंसर जो है जो क्वेश्चन ऐसा हो तो आंसर जो है ऐसे देना होता है। जब ये बात मुझे पता चल गई फिर मैं कभी रहा नहीं, मेरी पढ़ाई आगे चलती रही। और इसमें शास्त्री क्लास मैंने पास की, उसके बाद आचार्य MA किया जम्मू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैंने PhD की। PhD कुछ देर के बाद की। मैं 23 दिसंबर 1967 को मैं अध्यापक पद पर, टीचर पद पर नियुक्त कर गया। और उस समय ऐसा था मेरी गतिविधियाँ जो थी वो इस प्रकार की थी कि जैसे हमारे महाराजा डॉक्टर करण सिंह थे, इन्होंने हमारे ब्रिगेडियर घनसार सिंह थे, बहुत बड़े थे इसके, और उन्होंने वो सभी लोग ये कहते थे भी इसको हमने जाने नहीं देना है, इसको इसी विद्यालय में हमने रखना है। तो उस वहाँ पर रह करके मैंने प्राय जितनी भी डिबेट्स वगैरह होती थी उसमें फर्स्ट प्राइज़ मेरा आता था। और ये जो एनुअल फंक्शन होते थे उसमें ड्रामे होते थे, और जो नाटक वगैरह होते थे तो उसमें दुर्योधन का रोल करना, और रावण का रोल करना, अर्जुन का रोल करना, युधिष्ठिर का रोल करना, भारत माता का रोल करना, ये इस प्रकार के ऐसे जो थे उसमें सब में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिले। और मेरे जो निरीक्षक होते थे, जो जजेस होते थे, वो उनका न जाने हमारे उसमें से एक तो मेन चेहरा जो है वो आप जानते भी होंगे उनको, प्रोफेसर वेद कुमारी घई हैं। तो उनकी भी मेरे प्रति कोई ऐसी कृपा थी, हालांकि मेरी उनसे कोई परिचिति नहीं, वाकवी नहीं, लेकिन जब भी कोई बात होती थी तो वो भी निर्णायकों में बैठी रहती थी। तो बहुत निर्णय जो है वो मेरे पक्ष में होता था, मैं बहुत प्रसन्न होता था। और जो मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे अपने किए हुए परिश्रम की सफलता जो थी वो मिलती गई, तो उससे मेरा उत्साह जो था वो बढ़ता गया।
फिर उसके बाद मैं ये अध्यापक पद पर, उसके बाद 1982 में, नहीं अध्यापक पद पर तो 1967 में हुआ, 82 में मैं लेक्चरर लग गया। तो लेक्चरर बनने के बाद फिर मैं ये रीडर बना। रीडर में विभागाध्यक्ष जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ पर रहा, साहित्य विभाग में। उसके बाद फिर मैं 2003 में मैं प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो गया। दिल्ली में इंटरव्यू हुआ और हो गया। तो फिर भी अब आशा जो थी ये, क्योंकि आशा बलवती राजन शल्यो जयसिद्धि पांडवान, आशा इंसान की आशा के ऊपर ही जीता है, और आशा यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आशा इतनी भी नहीं करनी चाहिए भी जो पूरी नहीं हो सके, और जो एक लक्ष्य हमारा जो है वो एक निश्चित रूप से हो तो उस तक तो इंसान को जाना ही चाहिए। तो वो जो मेरे जो बात थी वो वहाँ पर रही, और प्रोफेसर बनने के बाद फिर मैं प्रिंसिपल का इंटरव्यू दिया दिल्ली में, और दिल्ली में इंटरव्यू देने के बाद मैं नियुक्त हुआ। सबसे पहली मेरी अपॉइंटमेंट हिमाचल में हुई, वो आजकल इसका व्यास परिसर कहलाता है हिमाचल में, वेद व्यास परिसर। अच्छा, उसमें ये हुआ कि उसमें जब प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हुई, उस समय बहुत से वाइस चांसलर थे, मिनिस्ट्री के कुछ आदमी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ आदमी थे, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बहुत क्वेश्चन किए। और मैं थोड़ा सा अंग्रेज़ी कम जानता हूँ थोड़ा, लेकिन उसके आधार पर उन्होंने एक बात मुझे कही। उन्होंने कहा यदि आप प्रिंसिपल बन भी जाओगे तो इस समय तो स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह पर नकल जो है इसका प्रभुत्व है, तो ये आप क्या कर पाओगे, इसके लिए कैसे उसको रोक पाओगे। मैंने कहा मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं नकल रोकी है, और नकल रोकने के लिए मुझे जो है वो एक फ्लाइंग स्क्वाड के बीच में मेरी नियुक्ति करते हैं, और जिस जगह पर मैं जाता हूँ वहाँ से बिल्कुल नकल का नामो निशान नहीं होता। और फिर उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा यदि बड़े ऑफिसर जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, मुझे रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट आने के बाद मिनिस्टर कहने लग पड़े या वाइस चांसलर कहने लग पड़े देखिए रिज़ल्ट आपका ठीक नहीं आया, आपकी इंक्रीमेंट जो है वो नहीं लगेगी, तो फिर तो हमने इंक्रीमेंट को देखना है, फिर ज़्यादा तो नकल को नहीं रखना है। लेकिन उसमें बच्चों की गुणवत्ता नहीं आ सकती है, बच्चे योग्य नहीं बन सकते हैं, फिर हमारा रिजल्ट बन सकता है, इंक्रीमेंट लग सकती है, लेकिन बच्चे नहीं अच्छे बन सकते। मैं यहाँ पर था, तो उसके बाद फिर मैं 1 साल के बाद हिमाचल से जहाँ पर रणवीर कैंपस था, डीम्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर फिर मैं दोबारा आ गया। उसके बाद हमारे वाइस चांसलर जो है वो ये कहने लगे कि भी ये जो कैंपस है इसको ले जाने वाला ये व्यक्ति है, और ये नहीं ले पाया तो ये वहाँ पर कोट भलवाल में जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मुझे सौंपा। उन्होंने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी वहाँ पर 2 महीने के अंदर मैं सारा का सारा वो परिसर जो था वो शिफ्ट कर दिया। और फिर मेरे अधिकार के क्षेत्र में जब 7-8 साल वहाँ पर प्रिंसिपल रहा, मतलब प्रोफेसर बोलते थे, सभी लोग बोलते थे कि भाई 0% नकल हो गई है, नकल नाम का कोई चीज़ नहीं थी। और उस टाइम के बच्चे जो हैं आज भी किसी मंच पर भी उनके खड़े कर दो तो वो वहाँ पर बोलने में सशक्त हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई और मेरा किसी से ज़्यादा लगाव नहीं होता था, मेरी किसी से ज़्यादा शत्रुता नहीं होती थी। मैं सिर्फ ये सोचता था जो प्रोफेसर काम कर रहा है, जो टीचर काम कर रहा है, जो लड़का काम कर रहा है, उसको प्रश्रय मिलना चाहिए, उसको उत्साह मिलना चाहिए। तो उसके आधार पर मैं आगे बढ़ा। और उस समय मैंने जितने कार्यक्रम किए, कुछ मिनिस्टर बुलाए, जहाँ पर हमारे बीच में वहाँ पर जो रमन भल्ला जी थे वो आए हैं, ये साहब आए हैं, देवेंद्र राणा जी आए हैं, गवर्नर साहब आए हैं, जो इसमें सिन्हा साहब थे वो भी आए हैं, ये बोहरा साहब थे वो भी आए। इन्होंने आते ही हमारे परिसर में जब आना तो उन्होंने कहा हमको तो इसका वातावरण जो है ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम की तरह बन रहा है, ये ऐसा आश्रम बना दिया है, बाहर का सौंदर्यीकरण भी उसका बहुत अच्छा था। तो मैं कहीं पर अनियमितता से समझौता नहीं करता था। और जो मेरा यदि कोई प्रतिद्वंदी भी है और यदि वो अच्छा काम करता है तो मैं उसको उसका परिणाम देने की कोशिश करता था भी इसको इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, इसका प्रश्रय मिलना चाहिए। तो तब से लेकर फिर मैं 2011 में सेवानिवृत्त हुआ यहाँ से। 2000 सेवानिवृत्त होने पर 2011 में 9 में अनाउंस हुआ था, जैसे आपने अभी कहा है। तो 2011 में मैं फिर सेवानिवृत्त हुआ। 2011 में ही मुझे ये राष्ट्रपति अवार्ड जो था वो मिला।
और उसके साथ साथ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली में जो है वो नॉमिनी ऑफ चांसलर मुझे नियुक्त कर दिया गया कि अब चांसलर जो है वो हर मीटिंग में हर जगह पर नहीं आ सकते थे, तो उस समय मुझे वहाँ पर 3 साल तक का फिर उसका बोम का भी मेंबर वहाँ पर रहा हूँ। उसके साथ साथ फिर ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार के योजना मंत्रालय में मैं हिंदी सलाहकार समिति का भी एक सदस्य रहा हूँ। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो गुरुकुल है, गुरुकुल में भी मैं कुछ वर्ष तक निदेशक पद पर रहा हूँ और उसका जो एडवाइजरी कमेटी है उसका भी सदस्य रहा हूँ। और उसके साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड का मैं 2 बार सदस्य रहा हूँ, अभी भी उसमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड का सदस्य हूँ। जम्मू डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा का मैं एक विद्वत परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ और विद्वत परिषद का राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली में है उसका मैं अभी भी सदस्य हूँ। और बनारस के काशी विद्वत परिषद बनारस का वहाँ पर जम्मू, उसकी एक शाखा जो है जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर की उस शाखा का भी मैं अध्यक्ष हूँ। और इस प्रकार से मेरा जीवन आगे चलता रहा। और ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं विश्वमूर्ति वैभवम, ये इसमें कुछ सलाहकार समिति बनी, उसमें हमारे SS बलौरिया साहब, डॉक्टर SS बलौरिया साहब थे, भंडारी साहब थे और भी बहुत से जंडियाल साहब थे। तो उन्होंने एक निर्णय किया कि चलो भाई इस प्रकार का एक इनके विषय में कोई ऐसा कीजिए। तो सारे भारतवर्ष में कुछ लेटर दिए होंगे, तो उन लोगों ने मेरे विषय में कुछ लिख करके दिया। तो ये ग्रंथ जो था वो एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर जैसे होती है, उसी प्रकार के आधार पर ये मेरा अभिनंदन ग्रंथ जो था वो छपा। प्रोफेसर साहब, बड़ा दिलचस्प रहा है आपका ये सफ़र, जिस तरह से आपने एक खुली किताब की तरह जो है जानकारी दी हमें अपनी पूरी लाइफ की। अब चूंकि आपको पद्मश्री मिला है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप पद्मश्री हासिल करने के बाद? तो फहीम साहब, मैं आपको बतलाऊं कि ये पुरस्कार का मुझे तो कोई आभास ही नहीं था कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। और जब मिला है तो मैं एक तो भगवती वैष्णवी माँ का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, उनकी मैं उपासना भी करता हूँ। और दूसरे जम्मू कश्मीर के जितने लोग जो मेरे प्रति श्रद्धान्वित हैं, सद्भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और मेरे प्रति एक अच्छे भाव रखते हैं, उन सब लोगों को मैं ये मुबारक भी देना चाहूँगा। आपको भी साथ साथ आप इतने प्रचार के लिए फहीम साहब, आप मेरी इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप उसके माध्यम से मुझे पूछ रहे हैं। तो मैं, क्योंकि मीडिया एक सशक्त माध्यम है और कोई भी बात जो है वो मीडिया के माध्यम से यदि आगे जाए तो वो बहुत उसका प्रचार प्रसार और विकास होता है। तो मैं अपने आप में इस समय बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और ख़ास करके भारत सरकार का, कि भारत सरकार ने एक मुझे जिन जिन लोगों ने पूछा है अभी और जब बात की है, ये हमारे जो जम्मू कश्मीर स्टेट का जो प्रशासन, अर्थात उस प्रशासन के जो सबसे ऊपर ये हमारे गवर्नर साहब जो हैं, साहब हैं, और वो बहुत जानकार हैं, बहुत पारखी हैं और बहुत विद्वान हैं और बहुत धार्मिक हैं। और प्रत्येक जन का वो, हम जब हमारे साथ कोई मीटिंगें हुई हैं तो उन मीटिंगों में फहीम साहब उन्होंने यही कहा है कि हर वर्ग का व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, उसके अपने अधिकार मिलने चाहिए और हर वर्ग का व्यक्ति जो है वो उच्च हो, उन्नत हो और किसी भी कोई परेशानी जो है वो न रहे और हर आदमी जो है वो एक सब प्रकार के विकास को देखे, विश्वास को देखे, सब प्रकार की बातों को देखे। तो उनका भी उनका मेरे प्रति ये जो एक विशेष ध्यान है वो भी ठीक है, क्योंकि मीटिंगों में जब जाता हूं तो वो मुझे बहुत ही एक आदर दृष्टि से देखते हैं। हालांकि मैं उतना हूं नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं कि भाई उन्होंने जब भी मुझे बड़े आदर के सहित बुलाया है तो मैं उन बातों में बड़ा प्रभावित होता हूं। और इसी प्रकार जैसे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, तो उन्होंने भी मुझे परसों फ़ोन करके कहा था, बड़ी प्रसन्नता जाहिर की थी। राणा साहब हैं, देवेंद्र राणा साहब हैं, उन्होंने मुझे बहुत समय तक अपनी बातों को कहते
कहते मुझे कहा, और मैं वैसा हूँ नहीं हूँ कुछ भी पता नहीं, लेकिन पारखी जो होते हैं वो दूसरे लोग होते हैं, ये कौन आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो पुरस्कार है इसको प्राप्त करके मैं ये समझता हूँ कि भाई मैं ये सभी का पुरस्कार है, उन सब लोगों का। कि मैं ये बतलाऊँ कि एक एसएसपी थे, तो 2 बार उन्होंने मुझे पूछा, उनको पीछे से कोई बात आई हुई होगी भी क्या है, तो कोई इंक्वायरी चलती होगी, उन्होंने भी मुझे ये कहा कि उन्होंने कहा आपकी कहीं पर हमें कोई मिस्टेक नहीं मिल रही है और आप ठीक हैं। फिर रामनगर से, उधमपुर से, सब प्रकार की जो हमारी बात, फिर मैंने सोचा भी पता नहीं क्यों क्या क्या बुला रहे हैं, क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद ये मैंने सोचा भी ये कोई जम्मू कश्मीर में कोई अवार्ड होगा, तो किसी ने मुझे कहा भी जम्मू कश्मीर में कोई अवार्ड है तो वो शायद आपको मिले, या क्या है क्या नहीं, वो आपकी जानकारी ली जाती है। प्रोफेसर साहब, अब बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपके चाहने वाले होंगे, आपके स्टूडेंट्स होंगे जो आपके इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, मेरे जो स्टूडेंट हैं या मेरे जो दीक्षित शिष्य हैं और जो मेरे जो हित चिंतक हैं और जो मुझे सुनना चाहते हैं, उन सबको मैं ये कहूँगा कि एक तो सबसे बड़ी भीम साहब, इस समय अपने हमारे जो बच्चे हैं, ये बच्चे ठीक हो जाएं, इनमें कोई ड्रग्स वगैरह का नहीं हो और कोई दुर्व्यसन इसमें नहीं हो, तो फिर हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं ये हमारे भारतवर्ष का भावी कर्णधार हैं, और यदि ये अव्यवस्थित हो गए, युवा वर्ग जो है ये अव्यवस्थित हो गया, तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। फिर हम लोग जो हैं, हम लोगों की भी कौन सुनेगा, क्योंकि उनमें फिर कई प्रकार की बुरी बातें भी आ जाएंगी। इसलिए मैं उसके सभी से जो हमारे हित चिंतक हैं, चाहे वो हमारे शिष्य हैं, चाहे वो अभी इस समय युवा हैं, कि समाज को यदि आपने ठीक प्रकार से बनाना है, और समाज तभी ठीक हो सकता है कि हम अपने आप को पहले ठीक करें, और अपने में किसी प्रकार की कोई ऐसी कुरीति, कोई बुरा रिवाज न रहे, हम में कोई दुर्व्यसन न रहे। हमारे जो एक संस्कृत पढ़े लिखे जो लोग हैं, संस्कृत पढ़े लिखे लोगों में कई प्रकार की अच्छी प्रवृत्तियाँ भी हैं, लेकिन मैं सुनता हूँ कि कुछ दुष्प्रवृत्तियाँ भी पनप रही हैं, और वो दुष्प्रवृत्तियाँ कम से कम हम लोगों तक तो नहीं आनी चाहिए। यदि कोई एक किसी भी धर्म का कोई गुरु है और उसमें यदि कोई किसी प्रकार की कोई गिरावट आ रही है, किसी प्रकार की कोई एक कमी आ रही है, तो वो पूरे धर्म के प्रति वो खराब करती है। इसलिए किसी भी गुरु का ये दायित्व नहीं बनता कि भाई हम अपने संतानों को, अपने शिष्यों को, अपने जो दूसरे लोग हैं हमारे, उनको हम खराब करें, बल्कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, अनुशासन मिले, उनको नैतिकता मिले, और उनको आगे बढ़ने के लिए और उसकी शिक्षाएं मिले, और जो दुर्व्यसन है, जो ड्रग्स वगैरह जो है, इसको छोड़ने के लिए शिक्षा मिले। जितने भी माता पिता हैं, उनका दायित्व बनता है कि हमारे बच्चे, अब माता पिता जो है, मैं सुनता हूँ कि बहुत सी जगहों पर माता पिता भी जो है वो चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चे जो है वो देखिए। तो कम से कम ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जब बच्चे को शुरू से उसको हम एक अच्छे वातावरण में रखेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो बच्चा अच्छा होगा। क्योंकि हमारे लिखा है, यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्। तो जो नया बर्तन जो होता है मिट्टी का, उसमें यदि हम जैसे बेल बूटा कोई लगा देंगे, फूल शूल बना देंगे, पकने पर वो पक जाएगा और स्थिर हो जाएगा। लेकिन जब घड़ा पक जाएगा, उसके बाद हम कुछ ले करके और उसको कुरेदना चाहेंगे, वो घड़ा टूट जाएगा, क्योंकि वो उस तत्व में नहीं रहेगा। इसलिए बड़े होने पर बच्चों को हम समझाएंगे तो वो उनके संस्कार बन चुके होते हैं, बन गए होते हैं। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उनको हम संस्कार बनवाएं, और जितने भी धर्म हैं, वो किसी भी धर्म में कहीं पर भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गलत भावना नहीं कही हुई है, और कोई आदमी बतला दे भी जहाँ पर ये किसी के प्रति जो दुर्भावना कोई है ही नहीं, तो फिर हम आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ये ऐसा हमारे में नहीं होना चाहिए। और बाकी ये है कि मैं कि जो एक मेरे
कुछ सम्मेलन हुए हैं, विश्व सम्मेलन हुए हैं, विश्व सम्मेलनों में गया हूँ और वहाँ पर जाकर के अपने लेख पढ़े हैं। वो लेख भी मेरे वहाँ प्रशंसित हुए हैं। तंत्र शास्त्र को लेकर के गुण व्यंजक वर्णों का आधार जो है मैंने रखा, तो उन लोगों को एक नया एक विषय मिला कि हाँ ये बहुत अच्छा है। और ऐसे ही और जब आपने भी शायद मेरे ख्याल में कहीं देखा होगा फहीम साहब कि कभी दरबार से मैं, वैष्णवी दरबार से यदि मैं कोई देता हूँ तो सभी लोग उसको एक बहुत अहम किया, मैं भी सुनूंगा और इस प्रकार से उसको सुनते हैं। और मुझे नहीं लगता मैंने क्या कोई अच्छा बोल दिया या बुरा बोला, लेकिन वो लोग जो है वो बाद में फ़ोन करते हैं, देखते हैं और बोर्ड को भी, श्राइन बोर्ड को भी फ़ोन करते हैं कि भाई इनका हमें प्रवचन जो है वो अच्छा लगा। तो ये है कि हम, अच्छा दूसरा ये मेरा रहा है कि जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ाते के समय में भी कल मैंने जो लेक्चर देना है उसको मैं आज तैयार करके जाता था, ताकि बच्चों के सामने हीन भावना मेरे में ना आए कि भाई देखो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। जब बच्चे बहुत पारखी होते हैं और बच्चों को ये पता ना चले कि भाई ये कोई ये हमको टरका रहा है जी, हमको टाइम ऐसे कर रहा है। बल्कि मतलब मेरा लेक्चर शुरू होता था और जिस समय घंटी बज जाती थी उसके बाद भी मैं 2 मिनट लेने की कोशिश करता था कि मुझे, तो उस समय मेरे मन में आत्मविश्वास बढ़ता था। और मैंने जब भी किसी प्रकार के भी काम को किया है, चाहे मैंने वो यज्ञ करवाए हैं, वेद निःशुल्क होकर के पढ़ाया है, संस्कृत निःशुल्क होकर के पढ़ाई है, और जिन लोगों का भी मार्गदर्शन किया या हमारे जो पर्व हैं, उत्सव हैं, उनकी वैज्ञानिकता के बारे में मैंने बतलाया है। तो मैंने एक निश्चल भाव से और पढ़ करके और उसको बतलाया। एक सबसे बड़ी बात फहीम साहब ये है, मैंने जो कुछ पढ़ा है वो आज मुझे भगवती माँ का, सरस्वती का कोई ऐसा कोई कृपा है उनकी कि जो कुछ आज तक पढ़ा है वो अभी तक याद है। तो मैं सोचता हूँ अब कब भूल जाएगा, कब मेरी मति जो है वो आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन अभी तक भगवती कोई ऐसी कृपा कर रही है कि, क्योंकि स्मृति के रूप में तो शक्ति ही होती है कोई भी जो बाद में शक्ति देती है। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसी स्मृति के रूप में सबके जो बुद्धियों में जो बैठी हुई है शक्ति, उसको भी नमस्कार है। और बाकी मैं यही इस समय आप सबसे कहूँगा। और एक और बात है, आपके चैनल के माध्यम से या जितने भी चैनल हैं उनके माध्यम से एक 5 मिनट के लिए सही हर रोज़ या सप्ताह में एक दिन कोई एक शैक्षिक जो उपदेशात्मक जो बात है वो भली प्रकार से लोगों को जाए, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो भली उसको सीख सकें। क्योंकि ये आपका जो ये मीडिया है ये बड़ा एक सशक्त माध्यम है। इससे अगर आप कहेंगे भी हमने 3 बजे या 4 बजे हमने 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए प्रसारित करना है, बच्चे सुनेंगे और उससे लोगों को लाभ होगा। जैसे कि दैनिक जागरण का जो है तो वो उनका संस्कार शाला चलती है, तो उसमें भली प्रकार से लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो हर ओर से ज्ञान की बात आए, हर आदमी जो है वो उसको सुनते तो वो जरूर सुनेगा और करेगा। हाँ जी प्रोफेसर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये टेक वन चैनल का बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ। राणा साहब का बहुत आभारी हूँ, आपका साहब बड़ा आभारी हूँ। आपने यहाँ पर आकर के कष्ट किया और मेरा ये साक्षात्कार जो है वो किया, और यथाशक्ति यथामति में ये इसको दे सका। मैं थोड़ी सी और बात बताऊँ कि आपको भी ये जो नाटक हैं, नाटकों में मैंने तकरीबन कुछ 16 बार प्रथम पुरस्कार लिए हैं, और वो पुरस्कार भी जो है वो बहुत बढ़िया अच्छे रहे हैं। और अपने जीवन में कोई यज्ञ किए हैं, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करवाए हैं। तो भगवान से सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ कि ईश्वर, अगर मैं यहाँ पर गलत करूँगा, किसी के साथ द्वेष भावना कर करके काम करूँगा तो मुझे समाप्त कर देना, मैं नहीं चाहूँगा। और मेरे से अचानक जाने अनजाने में गलती हो जाएगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन जानबूझ करके मैं कहीं पर गलती करता हूँ तो मुझे आप जो भी दंड देना हो वो दे सकते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा रही है कि हर स्थान पर जा कर के मुझे वो एक अच्छा वातावरण मिला और अच्छा काम करने का अवसर मिला, बुजुर्गों की आशीर्वाद मिली, हमारे जो
जो लोग हैं उनका भी मुझे साथ मिला। और मैं अब किस किस के नाम लूँ, क्या क्या कहूँ, लेकिन ये जितने भी लोग हैं इन सब लोगों का मेरे पास साथ सद्भाव रहा है। आपका सद्भाव मेरे साथ बहुत दिनों का है और आपने कभी भी मुझे बुलाया है या आप जहाँ पर किसी को भेजा है तो मैंने भी उसको स्वीकार किया है। आपके चैनल का, T1 टीवी का और देवेंद्र राणा साहब का, आपका और इसके चैनल के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको मुबारक भी देता हूँ। ये श्रेय आपको भी जाता है, इसलिए इसका जो एक प्रसन्नता है वो प्रसन्नता आपको भी है, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहूँगा कि हम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। हम सभी मिल करके एक दूसरे की रक्षा करें। हाँ, किसी के साथ पास खाने के लिए नहीं है तो हम उसके साथ मिल करके खाएं और हम तेजस्वी बाण बने। हम किसी के साथ कोई किसी प्रकार का द्वेष न करें, यही हमारी ये है। और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा हम सब में रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग। तो ये थे प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया है, और इनकी जीवनी पे हमने थोड़ी सी नज़र डाली और इनसे बात भी की। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। और अगर आप डिजिटली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। आप हमें प्यार देते रहिए और देखते रहिए टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।